हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कक्षा 10 विज्ञान में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 26, उसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो बच्चों, हमने दो लेक्चर जो हैं इसके कंप्लीट किए थे, ठीक है। और आज जो हम थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे सभी के लिए जल। सभी के लिए जल। देखिए बच्चों, सभी के लिए जल, वाटर फॉर ऑल। आज हम जल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया हुआ, देखिए ये जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारे लास्ट चैप्टर चल रहा है इस बुक का, कि ये चैप्टर आपको एसएसटी ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा योगदान देने वाले हैं। देखिए, जल स्थलीय एवं जलीय जीवों की मूल आवश्यकता है, जो कई प्रकार के जल स्रोतों जैसे समुद्र, नदियों, झीलों, तालाब आदि में पाया जाता है। वर्षा जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में वर्षा प्रमुखतः मानसून के दौरान होती है। इसका अर्थ है कि वर्ष के कुछ महीने ही वर्षा होती है, जो कि जल स्रोतों को पुनः भरती है। अच्छी वर्षा होने के बावजूद भी भूमि जल के स्तर में कमी होने के कारण निम्नलिखित है। देखिए, जो जल है वो स्थलीय हो या जलीय हो जीव, उनके लिए इसकी मूल आवश्यकता होती है। और जो कई प्रकार के जल उसके स्रोत होते हैं, जैसे समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि में पाया जाता है। और वर्षा जल का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और भारत में जो वर्षा होती है प्रमुख कब होती है, मानसून के दौरान होती है। और मानसून का मतलब है कि भारत में जो वर्षा होती है वो कुछ ही महीने होती है, ठीक है। और जबकि देखिए, वर्षा होने के बावजूद भी क्या होता है, यहाँ पर जल का स्तर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो आज हम उसके कारणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला कारण है भूमि पर पर्याप्त वनस्पति आवरण की कमी के कारण केवल थोड़ा सा ही जल भूमि में रिस जा पाता है, जो भूमि जल के रूप में संचारित हो जाता है। देखिए, भूमि पर क्या होता है, पर्याप्त वनस्पति आवरण की कमी हो रही है। जो वन वगैरह हो रहे हैं उनकी क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, केवल थोड़ा सा ही जल भूमि में रिस पाता है। अब आप देख रहे हैं कि हर जगह क्या है, पक्की चीज़ें बनी हुई हैं। जो हमारे पास ये हमारा फर्श होता है, इसको क्या होता है, पक्का बना हुआ। पहले कच्चा होता था, तो क्या होता था, जब पानी उस पर डाल जाता था तो अंदर सोख लेती थी, भूमि से सोख लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता। अब तो पानी हमारा ऊपर ही रह जाता है, तो पानी जितना कम सोखती है उतनी ही हमें जल की कमी महसूस होती है। नंबर सेकंड है, फसलों की उच्च उपज वाली किस्मों को सिंचाई के लिए जल की काफ़ी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए, जो फसलें होती हैं, जो उच्च उपजाऊ वाली किस्मों की फसलें होती हैं, उन्हें पानी की अधिक ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें क्या होता है, पानी की कम पूर्ति की होती है। नंबर थर्ड, अनुपचारित या वाहितमल अतः गौद्योगिक अपशिष्टों का नदियों और झीलों में छोड़ना प्रत्युत जल की उपलब्धता को कम कर देता है। देखिए, जो अनुपचारित होते हैं, अनयूजलेस होते हैं हमारे पास, या वाहितमल होते हैं जो इंसान वगैरह से मिलते हैं, ठीक है, जो हमारे मलमूत्र जैसे त्यागना हुआ, गंदगी फेंकना हुआ, और औद्योगिक अपशिष्टों को, जैसे कि जो हमारे पास फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ से गंदी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है, नालियों में, नदियों में, झीलों में छोड़ दिए जाते हैं, या वहाँ से कुछ भी जो गैसें होती हैं वो उसमें छोड़ दी जाती है, जिससे क्या होता है, जल की उपलब्धता कम हो जाती है, और उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। देखिए, आगे पढ़ते हैं। जल संसाधनों का प्रबंधन क्या है स्टूडेंट? जल संसाधनों का प्रबंधन कई सालों से खेती तथा दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बांध, कुंड तथा नहरों का उपयोग किया जा रहा है। बांधों में संग्रहित जल का नियंत्रित उपयोग किया जाता है, ठीक है। अधिकतर फसल उत्पादन के तरीके जल की उपलब्धता पर आधारित होते हैं। कई सालों से क्या होता है, हमारे देश में खेती दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बांध, कुंड तथा नहरों का उपयोग किया जाता है। बांधों में क्या होता है, संग्रहित जल का नियंत्रित उपयोग किया जाता है। जो बांधों में हमारा जल होता है उसका उपयोग नियंत्रित रूप से किया जाता है। अधिकतर फसल उत्पादन के तरीके से जल के उपयोग पर आधारित होता है। अधिकतर जो हमारा वो जल होता है वो किस पर आधारित होता है, वो आधारित होता है फसल के तरीके पर, कि किस फसल को कितना पानी दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो अधिक उपजाऊ वाली फसलें होती हैं उन्हें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। देखिए, जैसे यहाँ नंबर 1 दिया हुआ बांध, डैम्स, नदियों के जल को रोक के रखने के लिए इन विशाल संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। ये जल को अधिक मात्रा में संचित रखते हैं। इनमें संग्रहित जल का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जो नदियों के जल को रोककर इनके लिए विशाल संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, ये जल अधिक मात्रा में संचित रखते हैं, मतलब स्टोर रख सकते हैं, और इन्हें संग्रहित जल का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं बांधों के उद्देश्य एवं उपयोग। देखिए, नंबर 1 है, देखिए, बांधों में संग्रहित जल का उपयोग किन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे सिंचाई के लिए,
खेतों में पानी देने के लिए, फसल उत्पादन के लिए, विद्युत के उत्पादन में, जो जल विद्युत से क्या होता है, वहाँ से जल के कारण क्या होता है, विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। नंबर 3, वर्षा ऋतु के दौरान आने वाले बाढ़ को बांधों में जल संग्रहण करके रोका जा सकता है। जब वर्षा ऋतु होती है उसके दौरान जो बाढ़ को होती है उसे बांधों में जल को रोककर उसे रोका जा सकता है। नंबर 4, जिन स्थानों पर जल की आवश्यकता है, नहर परियोजनाओं द्वारा अधिक दूरी तक भी जल पहुंचाया जा सकता है। जैसे इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को हरा भरा कर दिया है। ठीक है, क्या होता है, जब जहाँ पर जिस क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, क्या होती है, पानी की कमी हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, नहर परियोजना लगाकर दूर दूर तक जल पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, देखिए आगे, बड़े बांधों की आलोचना। बड़े बांधों के विरोध में मुख्यतः 3 समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं। नंबर 1 है सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स। इससे बड़ी संख्या में किसान, स्थानीय लोग एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। जब देखिए जैसे हम नहर परियोजना का अगर हम लाभ उठाना चाह रहे हैं, किसी को देना चाह रहे हैं, अधिक दूरी तक जल पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वहाँ से क्या होगा, जो स्थानीय लोग होंगे, आदिवासी होंगे, उनको वहाँ से जाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत बार उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। नंबर 2 होता है आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इनमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, जनता का जो लागत होती है, धन होती है, वो तो अधिक लग पाता है, लेकिन उससे लाभ उतना नहीं हो पाता है। नंबर 3 पर्यावरणीय समस्या है। इससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है, जिससे स्थानीय जैव विविधता की क्षति होती है। उस क्षेत्र को भूकंप संवेदी में बना देते हैं। देखिए, जिस क्षेत्र पर हमने वनों के बारे में पढ़ा था, तो जहाँ पर जब नहर परियोजनाएं वगैरह, झीलें वगैरह बनाई जाती, तो वहाँ पर क्या होता है, वनों का विकास, वनों का विनाश होता है, जिससे क्या होता है, वहाँ के स्थानीय लोग, वो जैव विविधता लोग होते हैं, वो क्या होता है, उनको क्षति पहुँचती है और उस क्षेत्र को भूकंप वेदी बना देते हैं। क्योंकि जहाँ पर वनों की अधिकता होती है, वहाँ पर भूकंप की आवश्यकता कम होती है। हमने आपको बताया था कल भी। उसके बाद है जल वितरण का कुप्रबंधन। जल वितरण के कुप्रबंधन से केवल कुछ लोगों को ही मिल पाता है, क्योंकि जल का वितरण सभी लोगों में बराबर मात्रा में नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए, जल जो होता है वो सभी लोगों को बराबर मात्रा में नहीं मिलता है, तो इसलिए क्या होता है, उसे जल का कुप्रबंधन कहते हैं। ठीक है, वे लोग जो जल संसाधनों के निकट रहते हैं, उच्च सिंचाई की आवश्यकता वाली फसलों से गन्ना, चावल का उत्पादन करते हैं, जबकि जल स्रोतों की अनुपलब्धता वाले क्षेत्रों के लोग कम सिंचाई वाली फसलों से बाजरा उत्पादन करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो जल का यूज़ किया जाता है, वो हमारे जो उसका फसलों का जो उगाना होता है, फसलों का उत्पादन होता है, वो जल की मात्रा पर निर्भर करता है। जहाँ पर जल अधिक होता है, वहाँ पर अधिक जल से उत्पादन करने वाली फसलों को उगाया जाता है, जैसे गन्ना और चावल दिखाया गया है। लेकिन जहाँ पर कमी की आवश्यकता होती है, जहाँ पर जल की कमी होती है, वहाँ बाजरा वगैरह फसलों को उगाया जाता है। देखिए, जल संग्रहण, इसका अर्थ है स्थानीय क्षेत्र जहाँ वर्षा जल भूमि पर गिरता है या प्रवाहित होता है में जल का संग्रहण करना, मतलब जल को इकट्ठा करना। ठीक है, देखिए, जल संभर प्रवर्धन किसे कहते हैं। जल संभर प्रवर्धन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया गया है, ताकि जैव भार के उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास कर पादपों एवं जंतुओं के लिए द्वितीयक संसाधनों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न न हो। जो हमारे पास जल के संरक्षण पर जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि जैव भार के उत्पादन में वृद्धि हो, और हमारा मुख्य उद्देश्य भूमि में जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास कर प्राथमिक जो पाद पर वो जंतु होते हैं उनके द्वितीयक संसाधनों में वृद्धि करना होता है कि संसाधन उनसे हम प्राप्त कर सकें। जल संभर प्रबंधन जो होता है, जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता है। जल संभर समुदाय का क्या होता है, उत्पादन और आय दोनों को बढ़ाता है और सूखे में बाढ़ की कमियां लाता है तथा प्रवाह क्षेत्र के बांधों एवं जल संसाधनों की आयु बढ़ाता है। जहाँ पर क्या होता है, प्रवाह क्षेत्र होते हैं, जल संसाधनों की आयु क्या होती है, बढ़ जाती है, जिन्हें हम अधिक टाइम तक, अधिक समय तक अपने उपयोग में ला सकते हैं। जल संग्रहण की परंपरागत विधियां हैं। देखिए, नंबर 1 छोटे गड्ढे तथा झीलों का तालाब में खुदाई करना, छोटे मृत बांधों का निर्माण या तटबंधन करना। नंबर 3 बांधों तथा नहरों का जल रोकने के लिए मिट्टी की लंबी दीवारों का निर्माण करना। नंबर 4 बालू तथा चूना पत्थर द्वारा जलाशयों का निर्माण करना। नंबर 5 घरों की छतों के ऊपर जल संचय इकाई की स्थापना करना। इन सब से क्या होता है, ये जल संग्रहण की परंपरागत इकाई है, जिसके द्वारा हम जल को एकत्रित कर सकते हैं, जिसके लिए हम उचित समय पर जल का उपयोग कर सकें। जहाँ पर जल की कमी होती है, तो वहाँ पर ये 5 जो देखिए
5 पॉइंट ऐसे बताया गया है जिससे हम जल का संग्रहण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे परंपरागत जल संग्रहण तंत्र। देखिए स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। आज हमने जल संसाधनों के बारे में पढ़ा है, जल की उपयोगिता के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और कल जो हम पढ़ने वाले हैं, कल देखिए हम आपको घर से पढ़ करके आना है। कल ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, कोयला तथा पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए हमारे जीवन में जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, कोयला और पेट्रोलियम, इनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। और इनकी उपयोगिता क्या होती है, इनके लाभ क्या होते हैं, इनसे हानियाँ क्या क्या होती है, इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। देखिए इनसे प्रदूषण, क्योंकि पेट्रोलियम तथा कोयले का निर्माण कहाँ से होता है। ठीक है, कोयला तथा पेट्रोल का उपयोग, कोयला तथा पेट्रोलियम द्वारा उत्पन्न प्रदूषण, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, ये सभी टॉपिक्स कल हम क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों, आज जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें। और बच्चे, आप अपने बोर्ड की तैयारी जल्द से जल्द करते रहें। थैंक यू।